हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 25, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा जो सतीश चंद्र के चैप्टर है मुगल्स एंड अफगान्स, वो अब शुरू होंगे। मुगल एम्पायर हमारे इंडिया में। तो हमारे जो पहले चैप्टर के जो पहले पल्लू हैं, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। पर्टिकुलरली बाबर कैसे सेंट्रल एशिया की हालत किस तरह से थे। बाबर तो इंडिया के नहीं थे ना, तो इंडिया से आकर वो सॉरी सेंट्रल एशिया से आकर वो इंडिया में किस तरह से घुसे, कौन सी स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी जो जो उनको मजबूर किया इंडिया के अंदर आने के लिए, वो चीज़ पढ़ेंगे। फिर इंडिया में वो कैसे कन्क्वर करते हैं इंडिया को। फिर बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कैसे हुआ, जो कि हमारी इंडिया की हालत एकदम बदल के रख दी। मुग़ल एम्पायर शुरू हुआ वहाँ से, दिल्ली सल्तनत एंड हो गई वहाँ पे। और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर बैटल स्टार्ट हुआ, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंद्री, बैटल ऑफ घाघरा। धीरे धीरे एक के बाद एक बैटल बढ़ती गई और मुग़ल साम्राज्य एकदम से हमारे इंडिया पे फैलती गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बाबर क्या क्या चैलेंज फेस किए इंडिया में, पर्टिकुलरली उस दौरान जब वो इन्वेड कर रहे थे। फिर बाबर के आने के बाद उनके एडवेंट करने के बाद, इंडिया को कैप्चर करने के बाद क्या सिग्निफिकेंस रहा इंडिया में, उसका क्या सिग्निफिकेंस पड़ा, और बाबर के बाद किस तरह की सक्सेशन रहा उनका और उनकी लाइफ कैसे एंड हुई। इस सब के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे सेंट्रल एशिया में बाबर किस तरह से, सेंट्रल एशिया में हालत कैसी थी और उनमें बाबर की कैसी मतलब उद्भावना तो नहीं बोल सकते हैं, बाबर कैसे निकल कर आए सामने। तो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मंगोल एम्पायर इन द 14th सेंचुरी अनवर्ड्स क्या हुआ, धीरे धीरे 14th सेंचुरी तक मंगोल एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया। तो तब क्या किए, तैमूर ने ईरान और तुरान को वन रूल के अंडर यूनाइटेड करने की कोशिश की। देखिए यहाँ पे मैंने एक मैप दिया है, ये जितने सारे ईरान, देखिए यहाँ पे ईरान है, ठीक है, ईरान है। और ये जो कैस्पियन सी, और यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, यहाँ पे चाइना है। और ये जो टोटल एरिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये टोटल एरिया कहीं ना कहीं तुरान प्लान में जाता है। तो ये जो ईरान है और ईरान के आसपास जितने सारे नेबरिंग कंट्रीज थे, स्टेट्स थे, उन सभी को तुरान प्लान बोलते हैं। और ये दोनों एरिया को यूनाइट करने की कोशिश की तैमूर ने। तो तैमूर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम लोअर वोल्गा टू द रिवर इंडस। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो एरिया है, शायद ये या फिर ये, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। तो वोल्गा से लेकर यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान, यहाँ पे इंडिया है, ये जो इंडस वैली है, ये इंडस वैली तक उनका जो साम्राज्य है वो पहुंच गया, एक्सटेंड हो गया तैमूर का। इट इंक्लूडेड एशिया माइनर, जो कि मॉडर्न तुर्की जिसको बोलते हैं, वो मॉडर्न तुर्की एशिया माइनर से लेकर ईरान, ट्रांसअफ्जियाना, अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ पंजाब। तो हमने पढ़ा था तैमूर इंडिया के अंदर भी पंजाब तक वो घुस आए थे, बहुत सारे प्लंडरिंग कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें भी तैमूर कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये जो टोटल एरिया है, ट्रांसअफ्जियाना, ईरान, इतने सारे तुरान प्लान, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान और इंडिया के ये जो पंजाब, इंडस वैली में कौन कौन जाता है, पंजाब, ये जो नॉर्थन वेस्टर्न स्टेट से वो थोड़ा जाता है कहीं ना कहीं, तो वहाँ तक इतना बड़ा एरिया उन्होंने बना दिया था। तो लेकिन तैमूर की डेथ हो गई 1405 में, ठीक है। तो उसके बाद उनके जो ग्रैंड सन थे, जिनका नाम था शाहरुख मिर्जा, उन्होंने इनका जो इतना बड़ा एम्पायर था, उस एम्पायर को इंटैक्ट रखने की कोशिश की कि बांध के हमें रख पाऊँ, ठीक है। तो वो शाहरुख मिर्जा जो थे, वो कहीं ना कहीं आर्ट एंड लेटर्स की वो बहुत पैट्रोनाइज करते थे, वो भी कहीं ना कहीं ज्ञानी व्यक्ति थे। तो उन्होंने समरकंद एंड हेरात को कल्चरल सेंटर, वेस्ट एशिया, ये एशिया की वेस्टर्न पार्ट है, इराक, ईरान, ये सब वेस्टर्न पार्ट है। तो इस एशिया में उन्होंने क्या किया, समरकंद और हेरात में, आगे जाकर स्लाइड में दिखाऊंगी कहाँ पे समरकंद हेरात आता है, उसको उन्होंने कल्चरल सेंटर ऑफ वेस्ट एशिया बना दिया, ठीक है। तो रूलर ऑफ समरकंद हैड ग्रेट प्रेस्टीज इन द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड। तो समरकंद को इतना एक फेमस जगह था इस्लाम का, ठीक है। इस्लाम जो रिलीजियस लोग होते थे, वो समरकंद को फेमस जगह मानते थे उनको, क्योंकि
उनको उन्होंने जो शाहरुख मिर्ज़ा थे वो एक कल्चरल सेंटर बना दिया था और एक इस्लामिक रिलीजियस का एक सेंटर बना दिया था, फेमस सेंटर। तो इसी वजह से कहीं न कहीं बहुत प्रेस्टीज हो गई थी उस जगह की। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड में दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं इस इमेज को। जो तैमूरिड एम्पायर था, तैमूर ने किस तरह की किया था, उनका एम्पायर एक्सटेंड किया था। यहाँ पे देखिए देखिए मैं भोगला के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे एक ये सॉरी यानी यहाँ पे भोगला रिवर आप देखिए, ये भोगला रिवर यहाँ पे आकर कैप्सियन सी के अंदर पड़ रहा है, ठीक है। तो कैप्सियन सी ये वाला एंटायर एरिया यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो इंडस रिवर है यहाँ तक की, और यहाँ पे टोटल ईरान, इराक, बगदाद, ये टोटल एरिया कहीं ना कहीं उनके अंडर में जा रही थी। ये ताशकंद, ये तुरान प्लान होता है, ये है तुरान प्लान टोटल, और यह है ईरान एरिया। तो यहाँ पे ट्रांसऑक्सियाना और ये सारे एरिया, ये अफगानिस्तान तक, इंडस वैली तक, पंजाब, ये जितने सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, ये सब तैमूरिड एम्पायर के अंदर बिलोंग करती थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा हेरात है, ठीक है, यहाँ पे हेरात है और यहाँ पे समरकंद है। ये दोनों एरिया कहीं ना कहीं बहुत फेमस थे इस्लामिक वर्ल्ड में, जो वेस्टर्न एशिया के कहलाता है ये एरिया को। ये वेस्टर्न एशिया में पर्टिकुलरली ये दोनों एरिया जो होता है हेरात और समरकंद, ये दोनों एरिया बहुत ही फेमस है। तो आगे जाकर हम देखेंगे, यहाँ पे हम जो पढ़े थे पिछले ये में स्लाइड में, उज्बेकिस्तान और किर्गिजिस्तान। तो उज्बेकिस्तान आज के तभी उनका नाम था उज्बेक, ठीक है, उज्बेक एरिया हुआ था, और वहाँ के जो रूलर थे वो बहुत ही फेमस थे और बहुत ही स्ट्रांगेस्ट थे। तो आगे जाकर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या हालत रहा। तो यहाँ पे बगदाद देखिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th century, 1 minute, Timurid power declined rapidly because various Timurid principalities fought and wrangled among themselves. तो धीरे धीरे क्या हुआ, तैमूरिड जो तैमूरिड एम्पायर थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके जो आसपास के प्रिंसिपलिटीज होते थे। देखिए एक रूलर, अगर एक बहुत बड़ी एम्पायर होती है एक राजा की, तो कहीं ना कहीं एक राजा कभी न कभी इतना बड़ा एरिया को रूल नहीं कर पाएगा अकेला। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में वो अपना रिप्रेजेंटेटिव शामिल करता है, अपॉइंटमेंट करता है, ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव उस एरिया का रूलर कहलाते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनको अटेंड करते हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, जो भी कंसल्टेशन होता था, वो मेन रूलर से करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो गवर्नर के हिसाब से या फिर एक किंग के हिसाब से यहाँ पे अपॉइंटमेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में। तो उसी तरह से तैमूर जो थे वो मेन रूलर थे, जो कि अपने एरिया युद्ध करके बहुत सारे एम्पायर एक्सटेंड किए थे। लेकिन जितने सारे छोटे छोटे एरिया थे, उन एरिया में कहीं ना कहीं वो गवर्नर अपॉइंटमेंट करते थे और रूलर अपॉइंटमेंट करते थे, ताकि उनको आसानी हो उनके रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता था, वो जो रूलर होते थे, रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उनका कन्फ्लिक्ट हो जाता था रूलर के साथ, और वो अपने प्रिंसिपलिटीज़ में रूल करने को बहुत इच्छुक होते थे। तो ताकि बहुत सारे एरिया वो अपने कब्जे में ले जाए, या फिर अपने आसपास के एरिया अपने कब्जे में लेने की इच्छा होती थी। तो कभी कभी क्या होती थी, इस वजह से कभी कभी कोई आता था वो बहुत पावरफुल होता था, तो उनके मेन रूलर के साथ नहीं पड़ता था। तो इसी वजह से क्या होता है, एक दूसरे के साथ कभी ना कभी रूल करने के लिए झगड़ा होती थी, कन्फ्लिक्ट होती रहती थी। तो इसी वजह से कई तैमूरिड प्रिंसिपलिटीज़ में एक दूसरे के अंदर फॉट होती थी और रांगल्ड होती थी एरिया को एक्सटेंशन करने के लिए। तो ये अब इसी दौरान क्या हुआ, धीरे धीरे 3 फेमस और स्ट्रॉन्गेस्ट क्या प्रिंसिपलिटीज़ बनकर आए। मतलब 3 स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर्स बनकर आए। एक थे नॉर्थ में, उनका जो टोटल एम्पायर था, एम्पायर का नॉर्थ में एक जो एम्पायर जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर बन के आए, जिनको बोला जाता है तुर्क मंगोल ट्राइब से वो बिलोंग करते थे, और उनको उज्बेक कहा जाता है। जबकि अभी उनको उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है उस एरिया को, उनको पहले उज्बेक्स कहा जाता था, ठीक है। और उन्होंने थ्रस्ट इनटू ट्रांस ऑक्जियाना जो एरिया होता था, ट्रांस ऑक्जियाना की एरिया, उसको उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था, ठीक है।
ये जो थे ये जो थे उज्बेक्स वाला वो सुन्नी मुस्लिम थे। आपको पता है मुस्लिम 2 तरह के होते थे, सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम 2 तरह के होते थे, लेकिन सुन्नी के का शिया के साथ नहीं पड़ता था और शिया के सुन्नी के साथ नहीं पड़ता था। वो दोनों की फिलॉसफी और आइडियोलॉजी एक दूसरे से अलग होता था। फिर वेस्ट में जो न्यू डिनास्टी बन के आई उनका नाम था साफाविड डिनास्टी। वो सब ईरान को डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, सेंटर में तो तैमूर थे, लेकिन बाकी सब एरिया में जब तैमूर के डेथ होने के बाद धीरे धीरे ये सब स्ट्रांग होने लगे। वेस्टर्न में आ गए साफाविड डिनास्टी। दे वर डिसेंडेंट फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ सेंट हु ट्रेस देयर असेंटेड टू द प्रोफेट। ये जो लोग थे ये प्रोफेट की एक एंसेस्ट्री होते, जो चर्च वगैरह में और मुस्लिम के जो हायर बिंग होते थे, हायर बिंग मतलब जो प्राइस्ट होते थे, हायर प्राइस्ट, ठीक है, पुजारी होते थे, उनको बोलते थे प्रोफेट और उनके एंसेस्ट्री बोला जाते थे। उन्होंने सिया सेक्ट मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे थे, तो इसी वजह से वो जो सिया मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करते थे उनको वो प्रोजिक्यूट करते थे। ठीक है, ये हो गया। तो वेस्टर्न ऑफ ईरान, ईरान के वेस्टर्न में एक एम्पायर होती थी, एक डिनास्टी होती थी जिनको ऑटोमन तुर्क बोला जाता था, जिनको अभी तुर्की भी बोला जाता है। दे वर ग्रोइंग, दे वांटेड टू डोमिनेट ईस्टर्न यूरोप, इराक एंड ईरान। और ये जो लोग थे ऑटोमन तुर्क वाला, ये कंप्लीटली कहते थे कि हम ईस्टर्न यूरोप और इराक, ईरान, ये सारे एरिया को हम रूल करेंगे। तो ये तीनों जो फेमस डिनास्टी बन के आए वो एक दूसरे के साथ कभी ना कभी हर एक बार लड़ते झगड़ते रहते थे। तो ये जो 3 एम्पायर बनकर आए 16th सेंचुरी में, यहाँ से स्टार्ट हुआ बाबर का एंट्री। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बाबर के बारे में। तो जो बाबर थे उनका रियल नाम था जाहिरुद्दीन मोहम्मद। वो 1494 से जन्म लिए थे, मतलब इस साल उनका जन्म हुआ था। उनका जब फादर का डेथ हो गया, तैमूर, बाबर वाज रिलेटेड टू तैमूर फ्रॉम हिज फादर साइड। उनका जो पापा थे वो तैमूर साइड से बिलोंग करते थे और उनके जो मदर थे वो चेंगिस खान मंगोल के साइड से बिलोंग करते थे। ठीक है, उनके जो पापा थे वो फारगान का चीफ थे। एक ट्रांसअक्जियाना का स्मॉल स्टेट है फारगाना, वहाँ पे वो चीफ थे। तो उस एरिया में वो रूल करते थे। तो उनके डेथ के बाद, जब उनका डेथ हुआ तो बाबर का एज था 12 ईयर। तो तभी से वो राजवार संभालना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जब वो बड़े हुए उन्होंने क्या किया, समरकंद, उनके अंकल समरकंद में पर्टिकुलरली राज कर रहे थे, तो समरकंद को उन्होंने कानकर करने की कोशिश की इस जगह पे। ठीक है, कोशिश की। तो फिर क्या हुआ, द उज्बेक चीफ, तभी क्या हुआ था, उज्बेक यहीं आसपास है, ठीक है, उज्बेकिस्तान। तो जो उज्बेक की चीफ थी जिनका नाम था सैवानी खान, ठीक है, उन्होंने बाबर को डिफीट किया और समरकंद और उसके आसपास जितने सारे एरिया है उनको उन्होंने हथियार कर लिया। तो इस वजह से क्या हुआ, बाबर को फोर्स होना पड़ा यहाँ से आकर काबुल तक, यहाँ पे काबुल पे आकर सेटल होने को वो मजबूर हो गए, क्योंकि इस काबुल को उन्होंने कन्क्वर करके रखा था 1504 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हेरात, ये जो सैवानी खान थे उज्बेक की चीफ, उन्होंने समरकंद को तो अख्तियार किया था और फिर हेरात भी कहीं ना कहीं उनका एक फेमस प्लेस था, रिलीजियसली एक फेमस था, तो उनको भी अख्तियार करने की उन्होंने कोशिश की। दिस लेड टू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन उज्बेक एंड साफाविड। यहाँ पे साफाविड भी कहीं ना कहीं उसको अख्तियार करने चाहती थी और उनकी निगरानी में हेरात थी, तो सफाविद के साथ उनका झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, सफाविद जो कि हेरात को क्लेम करके रखे हुए थे और खुरासान, उसके जो आसपास एरिया है उसको खुरासान बोलते थे और इस एरिया को भी कहीं ना कहीं वो अख्तियार करके रखे हुए थे। तो उज्बेक जब यहाँ पे कन्कर करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं सफाविद के साथ कंप्लीट हो गया और वो खुरासान एरिया के साथ भी कहीं ना कहीं उनका कंप्लीट हो गया। तो 1510 में शाह इस्माइल जो एक ईरान के रूलर थे, उन्होंने सैवानी खान को डिफीट किए एक युद्ध में और उनको मार दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, बाबर और एक बार को जब उज्बेक की रूलर सैवानी खान का डेथ हो गया, तो बाबर का और एक बार वो उन्होंने ट्राई किया कि मैं और एक बार समरकंद को कोशिश करूंगा अख्तियार करने के लिए। तो उन्होंने ट्राई किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो जो उज्बेक का जो रूलर थे सैवानी खान, उनके जो डिसेंडेंट थे वो भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगेस्ट थे। तो इसी वजह से
वो उनको बाबर को हरा दिया। फिर से बाबर डिफीट हो गए और वो फाइनली आ गए काबुल की तरफ और काबुल से उन्होंने ट्राई किया इंडिया की तरफ घुसने के लिए, क्योंकि उनको लगा इंडिया एक सेफेस्ट प्लेस होगा जहाँ पे वो रह के अपने आर्मी को और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और समय सुविधा देख के, अपॉर्चुनिटी देख के वो और एक बार उज़्बेक के ऊपर हमला की कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से वो क्या किए, काबुल से इंडिया की तरफ आने की कोशिश किए। तो ये ही पर्टिकुलरली वजह थी जिस वजह से बाबर ने इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश की। लेकिन उनको फेवर भी किया, इंडिया की सिचुएशन ऐसी थी कि उनको फेवर भी किया इंडिया की सिचुएशन ने कि यहाँ पे आकर वो रूल करें। ठीक है, तो 1519 से लेकर 1523 तक पर्टिकुलरली 3 एक्सपेडिशंस उन्होंने लॉन्च किया, मतलब 3 बार उन्होंने कोशिश किया इंडिया के अंदर घुसने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखेंगे इंडिया में बाबर किस तरह के कॉन्क्वेस्ट करते हैं। तो पहली रीजन क्या थी कॉन्क्वेस्ट करने की, बाबर वाज ड्रॉन टू इंडिया बाय द लूर ऑफ इट्स फाबुलस वेल्थ एज इंडिया वाज लैंड ऑफ फाबुलस गोल्ड एंड रिच। आपको पता होगा हम अभी तक जितने सारे वीडियोस बना चुके हैं वहाँ पे हमने ये बात तो तय हो गया कि इंडिया बहुत ही रिच था, बहुत ही फाबुलस था। उनके जो टेम्पल्स वगैरह थे रूलर्स के पास, जो रूलर्स थे वो बहुत ही रिच थे और उनके जो टेम्पल्स थे, बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स थे जो कि इंडिया के ट्रेड को रेगुलेट करते थे। तो उसी वजह से कहीं न कहीं बाबर की जो काबुल एरिया थी, हम आगे आगे बढ़ेंगे। तो बाबर को जब पता चला इंडिया बहुत ही गोल्ड गोल्ड और रिचेस से भरी हुई है, बहुत सारे ट्रेजर है, तो कहीं न कहीं उनको लोभ लगा कि इंडिया पे वो आ जाए। तैमूर जो थे बाबर के एंसेस्टर थे, वो carried away vast treasure from India and helped him consolidate his Asian empire and annex some areas of Punjab, carried away many skillful artisans beautify his capital। तो जो तैमूर थे जो बाबर के एंसेस्टर लाइन से बिलोंग करते हैं, तो तैमूर के हिसाब से उनको तो पता होगा ना कि तैमूर उनके जो एंसेस्टर थे वो इंडिया को इन्वेड किए थे, इंडिया से बहुत सारे ट्रेजर लेकर वो जाकर अपने एरिया जो एशियन एम्पायर जो था उनका इतना बड़ा एम्पायर, वास्ट एम्पायर, उनको उन्होंने कंसोलिडेट करने की कोशिश की थी उस ट्रेजर से। और इंडिया की जो ब्यूटी आर्टिसंस वगैरह थे, बहुत सारे सुंदर सुंदर आर्टिसंस, वो उनके लेकर उनकी जो कैपिटल थी उसको ब्यूटीफाई करने की कोशिश की थी। वो ये सब स्टोरी भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रही थी। तो these areas remained the possession of Taimur's successor for several generations. When Babur conquered Afghanistan, he felt that he had a legitimate right to these areas. तो क्या हुआ, जो बाबर की जो तैमूर के जो सक्सेसर थे, धीरे धीरे तैमूर उनके बेटे, तो उनके जो सक्सेसर थे वो उन एरिया में कहीं ना कहीं बहुत सारे ईयर तक, जनरेशन तक वो उसको पोजेसन करके रखे हुए थे। हमारे इंडिया के जो पंजाब एरिया हो गया, पंजाब के आसपास एरिया हो गया, तो बाबर को भी कहीं न कहीं लगता था जब वो काबुल में थे, अफ़गानिस्तान में थे, तो कहीं न कहीं उनको लगता था कि ये सब एरिया जो है वो तैमूर की एरिया है, उनकी लेजिटिमेट है, उनकी राइट है ये सब एरिया में, क्योंकि वो तैमूर की एंसेस्टर थे। ठीक है? तो ये पहला रीज़न था। सेकंड रीज़न ये है कि मेग्र इनकम ऑफ काबुल। काबुल जो एरिया था वो इतना रिच नहीं था, वो इतना फर्टाइल भी नहीं था। कहीं न कहीं बहुत सारे डेज़र्ट टाइप के लैंड थे, तो जिसकी वजह से वहाँ पे पैसों की बहुत कमी थी और उनके जो पैसा मतलब ट्रेजर इतना सारा उनके पास, उनके सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए इतना अच्छा खासा उनके पास इनकम नहीं था। ही रूल्ड ओवर बादकासन। ठीक है, जो बाबर थे वो बादकासन में रूल कर रहे थे, कांधार में रूल कर रहे थे और काबुल में रूल कर रहे थे। वो काबुल मतलब टोटल एरिया, उसके आसपास एरिया में भी बाबर के अंडर में था। वो सब इतने सारे एरिया होने के बाद भी वो इतना सफिशिएंट इनकम यील्ड नहीं कर पा रही थी अपने आर्मी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो इसी वजह से, और ये भी बात हो रहा था, जो उज़्बेक के जो रूलर थे वो उनका भी डर रहता था को कहीं ना वो काबुल को भी अटैक कर ले, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे। तो इसी वजह से उनको ये लग रहा था हम जाकर कंसिडर इंडिया एक गुड प्लेस फॉर रिफ्यूजी, इंडिया में जाकर रिफ्यूजी ले लेंगे, वहाँ पे आसपास की एरिया में उसको वहाँ पे प्लंडरिंग करके बहुत सारे इकट्ठा कर लेंगे धन संपत्ति। तो उसके बाद उज़्बेक अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करके उज़्बेक के एगेंस्ट वो क्या करेंगे, वार बैटल लड़ेंगे। तो ये उनका इरादा था, इंडिया में आकर सेटल होने का इरादा नहीं था, यहाँ पे रेफ्यूजी लेने की इरादा था। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस इस तरह के चेंजेस हो गए जिसके वजह से इंडिया की हालत और हुलिया दोनों चेंज हो गए। ठीक है।
और सबसे थर्ड रीजन तो सबसे लाजवाब था। देखिए, पॉलिटिकल सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इतना सुहाना था बाबर के लिए, जो बाबर को अंदर आने में मजबूर कर दिया। कैसे? तभी क्या हो रहा था, जब बाबर की इन्वेजन हो रही थी इंडिया में, जब वो सोचे कि इंडिया में रेफ्यूजी ले, तभी क्या हुआ था, हमारे जो इंडिया की नॉर्थ वेस्टर्न एरिया थी, ठीक है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सब एरिया थी, और गांगेटिक प्लेन की जो एरिया थी, वो सब एरिया कहीं ना कहीं लोधी डिनास्टी रूल कर रही थी। ठीक है, लोधी, सिकंदर लोधी, उनका डेथ हो गया 1517 में। ठीक है, इस चीज के साथ शुरू हुआ बहुत ही मतलब हमारे जो हिस्ट्री के पहलू स्टार्ट हो गया, मुगल एम्पायर के पहलू स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ इसके बाद, दौलत खान ने बाबर को रिसीव्ड एन एम्बासी फ्रॉम दौलत खान, तो बाबर को इनवाइट किया अपने कोर्ट में, एम्बासी के तरफ तरह उनको रिसीव किया, अ, उनको इनवाइट किया। तो उन्होंने क्या किया, बाबर को आप लोगों को पता है दौलत खान और इब्राहिम लोदी के बीच नहीं पड़ती थी, कन्फ्लिक्ट होती थी। तो दौलत खान ने क्या किया, बाबर को सजेस्ट किया कि आप इब्राहिम लोदी को डिस्प्लेस करो अपने उनके जो गद्दी से, और एंजॉयड द सपोर्ट फ्रॉम हिज नॉबल्स, हम और हमारे जितने सारे नॉबल्स हैं, मतलब दौलत खान और उनके जितने सारे नॉबल्स हैं, हम सब मिलके आपको सपोर्ट करेंगे
अब इब्राहिम लोदी को अपनी गद्दी से हटाओ वहाँ पे। तो इसी साथ क्या हुआ, जो राणा सांगा थे, जो कि मेवाड़ के राजा थे, वो एक राजपूत थे, वो भी कहीं न कहीं बाबर को इनवाइट कर रहे थे। वो भी कहीं न कहीं इब्राहिम लोदी को सपोर्ट नहीं करते थे। वो भी चाहते थे इब्राहिम लोदी अपनी गद्दी से निकल जाए। तो वो भी सपोर्ट किए बाबर को इंडिया को इन्वाइट करने के लिए। तो इसी दौरान क्या हुआ, उनके साथ-साथ 5 प्रोमिनेंट मुस्लिम रूलर थे, जो कि थे सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान, गुजरात, मालवा, बंगाल एंड डेक्कन। ये सब जो प्रोमिनेंट मुस्लिम रूलर थे, और प्रोमिनेंट हिंदू रूलर जिनमें इंक्लूड होते हैं राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एंड विजयनगर एम्पायर। ये सब मिलके बाबर को सपोर्ट करने की एग्रीमेंट उनके बीच हो गई। तो उसके साथ स्टार्ट हुआ हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुआ। ठीक है। बाबर खुद चाहते तो इंडिया में इन्वर्ट नहीं कर सकते थे। इंडिया को इतने सारे रूलर को हराना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन जब इतने सारे रूलर्स, ये 5 मुस्लिम रूलर और ये 2 हिंदू रूलर, जब साथ में मिलकर आ गए कि हम बाबर को हेल्प करेंगे, तभी बाबर स्ट्रांग हो गए, उनकी मेंटालिटी स्ट्रांग हो गई इंडिया के अंदर घुसने के लिए, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। ठीक है। तो स्टार्ट होती है बैटल ऑफ पानीपत। इसको बैटल ऑफ पानीपत इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दिल्ली के आसपास एक जगह है पानीपत, वहाँ पे इस बैटल को लड़ा गया था बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। अब देखे होंगे एक मूवी था पानीपत के नाम पे। ठीक है। जरूर देखना, और देखने के बाद शायद इस बैटल को आप हमेशा के लिए याद रख लोगे। तो इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख मैन थे और 1000 एलिफेंट थी। लेकिन बाबर के पास कितने थे? 12,000 मैन एंड सपोर्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हिंदुस्तानी नोबल्स एंड सोल्जर्स, जो कि उनको ज्वाइन किया था। लेकिन उनका खुद का था 12,000 मैन ओनली। और उनके जो मेन थे, पावर के जो मेन थे पर्टिकुलरली, वो वेल इक्विप्ड आर्टिलरी थी उनके पास, गुड प्लानिंग थी, और बहुत सारे कार्ड्स थे उनके पास, और ऑटोमन डिवाइस एक थी। ऑटोमन डिवाइस मतलब एक डिवाइस रूम, जिसको रूमी भी कहा जाता है। ये जो डिवाइस है, ये पर्टिकुलरली ऑटोमन्स वाले यूज़ करते हैं, जो कि शाह सलीम ऑफ ईरान के एगनेस्ट में उन्होंने एक बैटल लड़ा था। उस बैटल में ये ऑटोमन वाला यूज़ किए थे, और उसी को बाबर यूज़ किए बेस्ट बैटल ऑफ पानीपत में। और उनके पास 2 सिक्योर सर्विस ऑफ 2 ऑटोमन मास्टर गनर भी थे, जिनका नाम था उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। और वो गन पाउडर की इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरीके से करना जानते थे, जिसके वजह से पानीपत बैटल एकदम पलट गई। मतलब पानीपत बैटल में बाबर बहुत अच्छी तरीके से जीत गए, जहाँ पे इब्राहिम लोदी की हार हो गई। ठीक है। बाबर strengthened his position by resting one wing of his army in the house of the city of पानीपत। वो क्या कर रहे थे, उनका 2 विंग, सोल्जर्स को 2 विंग में डिवाइड कर लिए थे। एक विंग को उन्होंने क्या किया, जो उनकी हाउस थी, मतलब जहाँ पे वो रेस्ट कर रहे थे, उस जगह पे उन्होंने रेस्ट करने को बोल दिया था। वहाँ पे तैनात कर दिया था कि अगर इमरजेंसी कंडीशन हुई, इस विंग को भेजा जाएगा। और एक विंग थी जिनको उन्होंने क्या किया, एक डिच कर दिया। डिच मतलब एक गाढ़ा बना दिया, जिसमें जिसको उन्होंने फिल्ड विद ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड डिफेंडिंग वॉल। वहाँ पे एक वॉल खड़ा कर दिया, और मतलब बहुत सारे ब्रांचेस, ट्रीज के बहुत सारे ब्रांचेस खड़ा कर दिया, और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ कि अगर डिफेंडर कोई भी यहाँ से आए, जो बैटल के जो उनके एग्नेस्ट में जो खड़े हैं इब्राहिम लोदी की तरफ से, वहाँ पे अगर कोई सोल्जर्स आए तो उनको पहचान नहीं पाए, और ये हमला एक फटाक से हमला शुरू कर दे। तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने 2 विंग को, सोल्जर्स को डिवाइड कर लिया था। तो एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया, जो इब्राहिम लोदी थे, उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये जो बाबर के जितने सारे इतने स्ट्रैटेजी के बारे में इब्राहिम लोदी को कुछ भी नहीं पता था। और उनके जो स्ट्रांगली वो डिफेंड कर रहे थे, हिज स्ट्रांगली डिफेंड पोजीशन, उनके वो इतने सारे डिफेंड करेंगे इतना स्ट्रैटेजी के साथ, इसके बारे में वो बिल्कुल भी अनावर थे। आफ्टर ए वीक ऑफ वार, एक हफ्ता तक वार चला, और इसी दौरान क्या हुआ, लोधी को उन्होंने पकड़ लिया और लोधी को हरा दिया। बाबर ने लोधी को हर एक साइड से अटैक किया, हर एक साइड से। और बाबर गिव्स ए ह्यूज क्रेडिट टू हिज बोमैन फॉर दिस विक्ट्री। और उनके जो बोमैन थे, धनुर्धारी थे, उनके
जो बाबर उनकी जो विक्ट्री का क्रेडिट लगभग उनको बोमैन को ही देते हैं, क्योंकि उनके वजह से वो जीत पाए, ये वो मानते थे। तो अगर हम पानीपत बैटल का सिंथेसिस देखेंगे तो किस तरह की किस तरह की बैटल हुई थी, अगर हम सिंथेसिस करेंगे तो क्या पाएंगे। बाबर वॉज द मास्टर ऑफ हाईली इवॉल्व सिस्टम ऑफ वॉरफेयर। वो इतने सारे वार लड़ चुके थे उज़्बेक के खिलाफ, ईरान के साथ मिलकर उज़्बेक को हराने के लिए कोशिश किए थे। इतने सारे, और काबुल में भी जो उन्होंने काबुल को भी जो अख्तियार किया था, इतने सारे बैटल लड़ चुके थे। तो उनके पास एक वो धीरे-धीरे हर एक बैटल से कुछ ना कुछ सीख रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे। तो इसी वजह से उनको बोला जाता था ये एक मास्टर ऑफ हाईली इवॉल्व्ड सिस्टम ऑफ वॉरफेयर एज अ रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द टैक्टिक ऑफ सेवरल सेंट्रल एशियन पीपल। सेंट्रल एशिया में जो हमने पढ़ा जो 3 तरह की फेमस स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर बन के आई, हर एक के साथ उनका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस था बैटल फील्ड में। तो उनका एक्सपीरियंस लेके वो इब्राहिम लोदी को हराने की कोशिश की। बैटल पानीपत में उनका हर एक एक्सपीरियंस को उन्होंने यहाँ पे गाड़ दिया, ठीक है। व्हाइल इब्राहिम फॉट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिस्टम देन इन एग्जिस्टेंस इन द कंट्री, लेकिन इब्राहिम लोदी को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया में हर एक इंडिया के बाहर क्या हो रहा है उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बाहर किस तरह की टेक्निक्स यूज़ किया जाता है वारफेयर में, किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ किया जाता है, वो उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसके वजह से वो ओल्ड सिस्टम को पकड़ के चले आ रहे थे। तो ये एक हमारे लिए सीख है कि हमेशा खुद को अपग्रेड करना चाहिए, हमेशा दुनिया में क्या चल रहा है उसके अनुसार खुद को अपग्रेड करना होता है, नहीं तो ओल्ड सिस्टम को आप पकड़ के चलोगे तो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो सेकंड चीज़ ये है कि बाबर हैड ए पर्क ऑफ आर्टिलरी कंसिस्टेड ऑफ बिग गन्स। उनकी जो आर्टिलरी थी, तो आर्टिलरी में बहुत सारे बड़े-बड़े गन्स थे, स्मॉल मस्केट्स थे, लेकिन इब्राहिम के जो सोल्जर्स थे वो कंप्लीटली अनअवेयर थे ये सारी चीज़ों से, ठीक है। गॉन की इस्तेमाल तो इतने अच्छे खासे नहीं हो रहे थे। मुगल एम्पायर आने के बाद गॉन थोड़े-थोड़े इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ। इब्राहिम डिड नॉट गेट द बैकिंग ऑफ हिज पीपल व्हिच weakened हिज पावर। उनके बैक में इतने सारे पीपल नहीं थे, क्योंकि वो जो इसको अपने अपने खुद समझते थे। उनके जो नॉवेल्स थे वो कहीं न कहीं बाबर को सपोर्ट कर रहे थे। उनके जो गवर्नर्स थे, उनके आस-पास जितने सारे राजपूत रूलर्स थे, वो भी सब बाबर को सपोर्ट कर रहे थे। और उनके पास जितने सारे ट्रूप्स थे, जितने सारे सोल्जर्स थे, वो इतने स्किलफुल और ट्रेंड भी नहीं थे, जिसके वजह से बाबर को हार का सामना करना पड़ा। फिर और एक चीज़ है, बाबर रिकवर्ड इन हिज डायरी दैट द इंडियन सोल्जर्स न्यू हाउ टू डाई एंड नॉट टू फाइट। तो बाबर को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो इंडियन सोल्जर्स है उनको पता है बैटल फील्ड में किस तरह से मरना है, लेकिन किस तरह से फाइट करना है ये नहीं पता। हमारे एक कहावत है ना कि अगर आप बैटल फील्ड में मरते हो ना तो आपको एक योद्धा माना जाता है। तो मरना एक योद्धा की अहमियत को समझता वैल्यू को दर्शाता है, लेकिन किस तरह से फाइट करना है, मरते दम तक फाइट करना है, ये तभी तक इंडियन सोल्जर्स को नहीं पता था। कहीं ना कहीं बाबर ये मानते थे। ऑन द अदर हैंड बाबर्स आर्मी वॉज वेल ट्रेंड एंड डिसिप्लिन। ये वेल ट्रेंड थे और डिसिप्लिन थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में यूज हो रहे थे। वो अपने आर्मी को हर एक बार स्ट्रॉन्ग करते हुए अपग्रेड कर रहे थे एंड शेयर द एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग रिच हिंदुस्तान, ठीक है। बाबर ऑक्युपाइड दिल्ली एंड सेंड हिज सन हुमायूं टू सीज आगरा। तो उसके बाद क्या हुआ, पानीपत में लोधी को हराने के बाद बाबर दिल्ली को भी ऑक्युपाई कर लिया और उनके जो बेटे थे हुमायूं उनको आगरा सीज करने के लिए भेज दिया। बाबर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ आज एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। पानीपत के बाद उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान के एम्परर के हिसाब से क्लेम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तब हम देखेंगे पानीपत बैटल के बाद रिजल्ट क्या हुआ, क्या हालत बनकर आई इंडिया में। वन ऑफ द डिसिसिव बैटल ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ये इंडिया के एक डिसिसिव बैटल के अंदर मेजर डिसिसिव बैटल के हिसाब से माना जाता है, क्योंकि इसके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे शुरू होना स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया में। ब्रोक द बैक ऑफ लोधी पावर। लोधी पावर यहाँ पे एकदम से खत्म हो गई। बाबर ने उसके बाद दिल्ली और आगरा को अपने अंडर कर लिया। उसके बाद जितने सारे ट्रेजर थे इब्राहिम के दौरान, इब्राहिम ने जितने सारे ट्रेजर स्टोर करके रखा हुआ था आगरा में, उन सभी को बाबर ने रिलीव कर लिया और जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज वो फेस कर रहे थे उनको उभरने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। उन्होंने
हमारे जो टेरिटरी थे मतलब जानपुर तक, वहाँ तक उन्होंने कब्जा लिया और ये सब रीच टेरिटरी कहलाता है। एक तो ये ट्रेजर के हिसाब से बहुत रीच है और फर्टाइल भी बहुत है, फर्टाइल के हिसाब से भी बहुत रीच है क्योंकि ये गांगेटिक प्लेन के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे बहुत ही प्रोडक्शन होता है, सब कुछ यहाँ के आसपास होते हैं, तो जिसके वजह से इसको रीच टेरिटरी भी बोला जाता है। उन्होंने बाबर ने 2 उसके बाद हार्ड बैटल भी लड़े थे। एक राणा संगा ऑफ मेवार के खिलाफ, आगे हम पढ़ेंगे, और उसके बाद अफगान के खिलाफ उसके वो भी हम पढ़ेंगे। घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चांदेरी, ये सब उन्होंने लड़ा था, जो कि धीरे धीरे अपने एरिया को उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया। ठीक है, तैमूर ने पंजाब तक अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन जब बाबर इन्वेड किए पंजाब से काफ़ी आगे तक वो बढ़ गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये ओपन ए न्यू फेज इन द स्ट्रगल फॉर डोमिनियन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ये एक नई फेज शुरू कर दिया स्ट्रगल की। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, लास्टेड फॉर नियरली 3 सेंचुरीज। 300 साल तक लगभग ये चला मुगल साम्राज्य। 1526 से लेकर 1857 तक मुगल साम्राज्य तभी से चलती आई। वो बैक नहीं गए, मतलब पीछे मुड़कर नहीं देखे। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य चलती गई चलती गई चलती गई। 6 मेजर रूलर ये डिनास्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि इस साम्राज्य को बहुत आगे तक लेके गए। बाबर, बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं और उसके बेटे अकबर, उसके बेटे जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और जो लास्ट थे वो थे औरंगजेब। ठीक है, नोन एज द ग्रेट मुगल्स, ये उनको ग्रेट मुगल्स के हिसाब से माना जाता है सभी को। लेट देयर मार्क ऑन इंडियन हिस्ट्री, और इसके बाद हमारा इंडियन हिस्ट्री एकदम से बदल गई मुगल साम्राज्य आने के बाद। द एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 में। औरंगजेब के डेथ होने के बाद हमारा जो मुगल एम्पायर एकदम से डिक्लाइन कर गई और उसके बाद स्टार्ट हुआ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ लिया कि कैसे बैटल ऑफ पानीपत हुआ और उसके बाद पानीपत के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हुई और क्या क्या चेंजेस आई इंडिया में। अब देखेंगे बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा उसके ठीक 1 साल बाद हुआ 1527 में। इसके होने की वजह क्या थी कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एम्पायर इन द इंडो गैंगेटिक वैली बाय बाबर वाज ए थ्रेट टू राणा संगा। तो राणा संगा तो हार गए, नहीं सॉरी, राणा संगा अभी क्या हुआ कि बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी हार गए। तो जैसे कि राणा संगा और दौलत खान और जितने सारे सुल्तान थे इंडिया के और राजपूत थे जो सपोर्ट कर रहे थे बाबर को, तो कहीं न कहीं उनका ये ख़्याल था कि बाबर जैसे तैमूर ने आए थे इंडिया को प्लंडर करके, वो चले गए अपनी जगह और यहाँ पे जो जिसके हिस्सा पे जिस तरह की राज कर रहे थे वो वैसे ही राज करने लगे। तो ये सब वही सोच रहे थे, दौलत खान, राणा संगा, ये सब यही सोच रहे थे कहीं न कहीं लोधी को, इब्राहिम लोधी को हटाने के बाद क्या करेंगे, बाबर लौट जाएँगे अपने काबुल में, जितने सारे ट्रेजरी लेकर लौट जाएँगे। तो और जैसे राणा सांगा अपने एरिया में राज कर रहे थे, वो अपने एरिया एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, दौलत खान दिल्ली के सुल्तान बन जाएँगे, तो इस तरह की कुछ ख़्याल था उनका, होप था। लेकिन ये सब अपने मन में ही था, वो एग्रीमेंट के दौरान ये सब एग्रीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन बाबर क्या किए, बाबर दौलत खा सॉरी इब्राहिम लोधी को हराने के बाद इंडिया पे ही सेटल हो गए। ठीक है, उनका इरादा कुछ अलग था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। ये जो सपोर्ट कर रहे थे उनका इरादा भी कुछ अलग था जिनके बारे में किसी को नहीं पता था। तो एक दूसरे के इरादे अलग थे लेकिन एग्रीमेंट हुआ कुछ अलग, तो जिसके वजह से परिणाम बहुत खतरनाक हुआ। तो ये क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर, तो बाबर ने क्या किया, इंडो गंगेटिक प्लेन में अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो जो कि राणा सांगा के लिए एक थ्रेड बन गई। हेंस उन्होंने क्या किया, बाबर को एक्सपेल करने के लिए और उनकी एरिया पंजाब तक ही कन्फाइंड रखने के लिए उन्होंने कोशिश की। ठीक है, उन्होंने अपने अंदर ही अंदर प्रिपेयर करने की कोशिश की। तो राणा सांगा एग्रीमेंट किए थे बाबर, इसे मैंने इसके बारे में ही बात की अभी थोड़ी देर में, कि उनको लगा दिल्ली को सैकिंग करने के बाद, प्लंडरिंग करने के बाद और लोधी को वीकेंड करने के बाद वो लौट जाएंगे काबुल, और लेकिन उनके रहने के बाद, लेकिन बाबर कुछ ऐसा नहीं किए क्योंकि उनको इंडिया पे रेफ्यूजी चाहिए था, इंडिया पे रहने के लिए वो आए थे, क्योंकि उनको उज़्बेक बालों की थ्रेट थी। वो डर रहे थे कहीं उज़्बेक वाले काबुल पर हमला ना कर दे, इसलिए वो इंडिया पे रह के
अपने आर्मी को स्ट्रांग करके फिर से उज़्बेक के ऊपर बैटल करने की सोच रहे थे। तो इसी वजह से वो इंडिया पे आकर रेफ्यूजी रहने के लिए आए थे यहाँ पे। तो ये डिसीज़न जो था इंडिया के लिए कंप्लीटली सिचुएशन चेंज हो गई। बहुत सारे अफ़गान्स थे जिनमें मोहम्मद लोधी भी थी। मोहम्मद लोधी कौन थे? इब्राहिम लोधी के यंगर बेटे थे। तो यंगर भाई थे, तो वो भी थे कहीं न कहीं वो, लेकिन बाबर को सपोर्ट कर रहे थे। और जो मेवाती का हसन खान मेवाती, वो भी सपोर्ट कर रहे थे बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। और बहुत सारे राजपूत रूलर भी थे, विजयनगर के रूलर भी थे, वो भी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक बार उनका भी यही मानना था कि बाबर लौट जाएंगे, लेकिन बाबर लौटे नहीं। तो जिसके वजह से वो सब पलट गए, सब राणा संगा के तरफ आ गए, क्योंकि राणा संगा कहीं न कहीं उनका रेपुटेशन बहुत अच्छा था। और उन्होंने मुग़ल का कुछ इस सक्सेस एग्नेस्ट मुग़ल पोस्ट की बायाना, इस तरह की कुछ पोर्ट उन्होंने अख्तियार कर लिया था, जिसके वजह से उनका कुछ रेपुटेशन अच्छा था। जितने सारे राजपूत रूलर थे उनमें राणा संगा का इमेज, राणा संगा का होल्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, जिसके वजह से बाबर के सोल्जर भी कहीं ना कहीं उनको डरते थे। ठीक है, तो इसी वजह से जितने सारे सपोर्ट कर रहे थे बाबर को, वो धीरे धीरे राणा संगा की तरफ अट्रैक्ट होकर आए कि हमें अपने अपना होल्ड चाहिए इंडिया में, हमें नहीं चाहिए कोई फॉरेनर आके हमें रूल करे। तो इसी वजह से वो सब राणा संगा को सपोर्ट करने लगे और एक वार करने की कोशिश में अपने आप को प्रिपेयर करने लगे। ठीक है, तो ये सब देख के बाबर ने डिक्लेयर कर दिया एक वार एग्नेस्ट राणा संगा आट खानवा। ठीक है, जो कि आगरा से 40 किलोमीटर दूर था। तो राणा संगा का फोर्सेस ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब ही था, कैवलरी मैन थे। और उसके बाद हसन खान में जो मेवाती के थे, उनके भी पास कुछ सोल्जर्स थे, वो भी ऐड हो गए थे। तो राणा संगा के पास बहुत सारे फोर्सेस थे, लेकिन बाबर के पास इतने फोर्सेस नहीं थे। बाबर जो पानीपत युद्ध में जो जीत गए, क्योंकि उनके पास सपोर्ट था, डिफरेंट इंडियन रूलर के सपोर्ट था, सोल्जर्स की सपोर्ट, और डेफिनेटली बाबर की जो स्ट्रैटेजिक प्लान थी। लेकिन सोल्जर्स बहुत अच्छा खासा हो गए क्योंकि हमारे इंडियन रूलर की वजह से। लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि जो सोल्जर्स की सपोर्ट था उनको पानीपत में, वो थोड़ा घट गया था, क्योंकि वो सब बाबर से अलग हो गए थे। इसीलिए बाबर के जो फोर्सेस थे वो थोड़ा खुद को इन्फीरियर मानने लगे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, मुगल की जो आर्टिलरी थी वो थोड़ा हेवी था। इंडियन के पास इतना ज़्यादा अच्छे खासे टेक्नोलॉजी नहीं था, एडवांस स्ट्रैटेजी नहीं था, जिसके वजह से क्या हुआ, राणा संगा का जो फोर्स था वो धीरे धीरे पीछे जाने लगी। तो एक बार आया जिसमें राणा सांगा को डिफीट का सामना करना पड़ा, और राणा सांगा वहाँ पे एस्केप कर गए। और फिर और एक बार बाबर के साथ युद्ध करने के लिए खुद को प्रिपेयर करने लगे। तो ये था खानवा युद्ध का समरी जो खानवा में हुआ। तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो ये युद्ध होने के बाद, बाबर जीतने के बाद, उनके जो दिल्ली आगरा रीजन में उनका होल्ड थोड़ा स्ट्रांग हो गया, उनका पोजीशन स्ट्रांग हो गया। बाबर स्ट्रेंथेन हिज पोजीशन बाय कनकरिंग चेन्स ऑफ फोर्ट्स। बहुत सारे फोर्ट्स उन्होंने कनकर कर लिया, जैसे कि ग्वालियर हो गया, धौलपुर हो गया, ये सब फोर्ट्स उन्होंने अख्तियार कर लिया। उसके बाद अलवर का एक लार्जेस्ट पार्ट उन्होंने अनेक्स किया फ्रॉम हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती भी तो हार गए थे ना, तो क्योंकि उनका एक अलियंस था और बाबर खुद का एक अलियंस था, तो राणा संगा हार गए, मतलब उनके जितने सारे अलियंस था वो भी हार गए ना। तो हसन खान मेवाती से वो अलर को भी छीन लिए। उसके बाद लेड ए कैंपेन एग्नेस्ट मेदिनी राय ऑफ चंदेरी इन मालवा। मालवा में जो मेदिनी राय ऑफ चंदेरी एक जगह थी जहाँ पे मेदिनी राय रूल कर रहे थे, उनके एग्नेस्ट भी वो कैंपेन करना शुरू किए। ठीक है, ये था खानवा की समरी। खानवा के बाद हम देखेंगे बाबर चांदेरी के ऊपर किस तरह की बैटल वो करते हैं और वहाँ पे क्या होता है। चांदेरी हुआ ठीक 1 साल बाद, मतलब हर एक साल उन्होंने एक एक करके युद्ध लड़ते गए। 1528 में देखिए, 1526 में आया बैटल पानीपत। इसको आप लिख के रख लीजिएगा, कौन सी ईयर में कौन सी युद्ध हुआ था और किसके एग्नेस्ट हुआ था, किसने जीता था। ठीक है, 1526 में आया था पानीपत। 27 में आ गया बैटल ऑफ खानवा, जो कि राणा सांगा के एग्नेस्ट था। 28 में चांदेरी किसके एग्नेस्ट था। खानवा बैटल के बाद राजपूत पावर थी वो थोड़ा क्रिपल्ड करने लगी,
लेकिन राणा सांगा यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए थे, वो डिफीट होके भाग गए थे और एक बार ट्राई कर रहे थे कैसे बाबर को हराए युद्ध में। तो उन्होंने फिर से अपने स्ट्रेंथन करने की पोजीशन कोशिश की, कंसोलिडेट किया। जितने सारे राजपूत थे और आसपास के रूलर थे, वो जो बाबर के अगेंस्ट खड़े होने चाहते थे, वो उनको कंसोलिडेट करके अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया। बाबर कनकोड ए चेन ऑफ फोर्ट्स, ठीक है, ग्वालियर, धौलापुर, ईस्ट ऑफ आगरा, ये सारी चीज़ें भी बाबर ने कनकोर कर लिया और अलवर को भी कनकोर कर लिया, हमने पिछले बार पढ़ा। ये सारे न्यूज उन्होंने देखने के बाद क्या हुआ, राणा सांगा जब धीरे धीरे देखे कि राणा सांगा भी अपने अपने अंदर ये कर रहे थे, मतलब ट्राई कर रहे थे कि किस तरह से बाबर को भी हराया जाए अपने खुद एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी के साथ। तब बाबर जब देखे कि राणा सांगा फिर प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया राणा को एक बार युद्ध घोषणा करके उनको अच्छी तरह से हराया जाए। अनिज स्टनचेस्ट अलाइज मेदिनी राय ऑफ चंदेरी इन मालवा। तो मालवा के जो चंदेरी में जो था, मालवा के चंदेरी एरिया में जो मेदिनी राय थी, वो भी राणा सांगा के साथ कहीं ना कहीं राणा सांगा के साथ कहीं ना कहीं वो मिलके बाबर के एगनेस्ट में युद्ध करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, मेदिनी राय के एगनेस्ट चंदेरी में एक युद्ध घोषणा कर दिया। ठीक है, तो चंदेरी में उन्होंने एक घोषणा कर लिया राणा के खिलाफ एक बैटल, तो जिसमें राजपूत चांदेरी था, राजपूत का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वहाँ पे था और राजपूत ने आखिरी वक्त तक, आखिरी दम तक वहाँ पे लड़े। उनके जितने सारे ओमेन थे, उन्होंने जौहर का परफॉर्म किया। जौहर के बारे में आपको पता होगा, जो रानी पद्मिनी अपने जो फिल्म आई थी, मूवी आई थी, उसका नाम क्या था, रानी पद्मावती जो मूवी थी, उस मूवी में आप जौहर के बारे में देखे होंगे किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट वो रानी जौहर करती है और बहुत सारे ओमेन, पर्टिकुलरली ओमेन सब मिलके करते हैं। बीच में एक आग होती है और चारों तरफ इस आग में वो झांस देते हैं ओमेन। तो ओमेन ने जौहर परफॉर्म किया था और इसमें राजपूत यहाँ पे राणा सांगा का मौत हुई थी। ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ चांदेरी बाबर्स अथॉरिटी वाज नॉट चैलेंज्ड बाय द राजपूत। तो धीरे धीरे राणा सांगा के डिफीट होने के बाद, यहाँ पे उनकी मौत होने के बाद शायद और कोई राजपूत नहीं था जो उनको चैलेंज कर पाए उसी लेवल पे। तो उनकी जो होल्ड थी एकदम स्ट्रांग हो गई और बैटल ऑफ चांदेरी आखिरी बैटल थी जिसमें राजपूत वाले एकदम डिफीट हो गए थे। ठीक है, तो ये था चांदेरी का समरी। तो अब हम देखेंगे राजपूत वालों का हारने के बाद क्या हुआ। अफगान थोड़ा बहुत थे इंडिया में, जो कि अफगान कौन थे, जो लोधी के वंशधर थे। ठीक है, लोधी तो जो सुल्तान के लास्ट जो वंशधर थे, लास्ट डिनास्टी थे, वो थे लोधी, जो कि अफगानिश थे। और अफगान लोधी के मरने के बाद भी छोटे छोटे ऐसे रूलर्स थे जो कि डिफरेंट पार्ट में रूल कर रहे थे इंडिया के। और फाइनली बाबर ने क्या किया, और राजपूत वालों को हराने के बाद आखिर में रह गए अफगान्स, जिसको बाबर को हराना था। तो ये था उनका लास्ट बैटल, जिसके बाद मुगल साम्राज्य एकदम से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तो ऑल्दो द अफगान्स हैड बीन डिफीटेड, दे हैड नॉट बीन रिकंसिल्ड टू द मुगल रूल। ठीक है, वो तो डिफीट हो गए थे, लेकिन वो मुगल के साथ रूल करने के लिए वो राजी नहीं थे। वो इंडिपेंडेंटली रूल करना चाहते थे। ईस्टर्न यूपी में पर्टिकुलरली अफगान जो चीफ्स थे वो डोमिनेट कर रहे थे। और जो अफगान का सरदार थे, उनका नाम था नुसरत शाह। वो बंगाल के रूलर थे और उन्होंने इब्राहिम लोदी की जो बेटी थी उनको मैरिज किए थे। तो इसलिए उनका कुछ स्ट्रांग होल्ड था बंगाल में, वो भी थोड़ा स्ट्रांग थे। और उनके द ग्रेटेस्ट वीकनेस ऑफ अफगान का ग्रेटेस्ट वीकनेस क्या था कि उनके पास कुछ पॉपुलर लीडर नहीं थे। इब्राहिम लोदी के बाद और दौलत खान के बाद ऐसा कोई पॉपुलर लोधी नहीं थे जिनको वो लीडर मान सके। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, मोहम्मद लोधी जो कि थे इब्राहिम लोदी के छोटे भाई, वो फाइनली उनको ही सोचने लगे कि यही हमारी फाइनल लीडर बनेंगे, जिन्होंने बाबर के खिलाफ खनवा में युद्ध किया था और बिहार तक उन्होंने अपने होल्ड स्ट्रॉन्ग किया था। द अफगान्स हेल्ड हिम एज देयर रूलर एंड मस्टर्ड स्ट्रॉन्ग अंडर हिम। तो धीरे धीरे अफगान वालों ने उनको अपना रूलर मान लिया था और उनके अंडर में राजूती करने लगे थे। तो इसका यहाँ पे स्टार्ट होता है बैटल ऑफ घाघरा। देखिए, बैटल ऑफ पानीपत, खानवा एंड चांदेरी, ये तीनों राजपूत के बैटल ऑफ
पानीपत तो हो गया, इब्राहिम लोधी के एक नेस्ट में लड़े थे। बैटल ऑफ खानवा और चंदेरी जो बाबर ने लड़े वो राजपूत के खिलाफ लड़े, लेकिन अब जो बैटल ऑफ घाघरा लड़ेंगे वो अफगान्स के खिलाफ लड़ेंगे, जिनको अफगानी रूलर्स को उनको हटाना है यहाँ पे। ये इनका फाइनल, बाबर का फाइनल वार होगा, ठीक है। इट बिकेम ए थ्रेट टू बाबर, जो धीरे धीरे उनका होल्ड बढ़ रहा था, तो ये बाबर को कहीं ना कहीं थ्रेट लग रही थी, तो इसी वजह से उन्होंने 1529 मतलब चंदेरी बैटल होने के एक साल बाद ही उन्होंने एक कंबाइंड फोर्स को अफगान और नुसरत शाह जो बंगाल के रूलर थे, ये दोनों के कंबाइंड फोर्स को उन्होंने फेस किया एक बैटल में, जो कि था रिवर घाघरा के आसपास, ठीक है। और कंपेल्ड देम टू रिट्रीट, उनको पीछे मतलब पीछे पुश बैक करने के लिए उनको मजबूर किया। स्टिल फिर भी उन्होंने वो जो युद्ध था वो जीत नहीं पाए, मतलब ये एक डिसिसिव विक्ट्री नहीं थी। मतलब डिसिसिव मतलब इसमें पर्टिकुलरली बाबर की जीत नहीं हुई थी या फिर अफगान की हार नहीं हुई थी। ये मान सकते हैं कि वो पीछे मतलब इस बैटल में उनके सोल्जर्स पीछे गए थे। ये कुछ एरिया को अपने अंडर कर लिया था, लेकिन इसमें कोई जीता नहीं था, है ना, डिसिसिव विक्ट्री नहीं था। तो धीरे धीरे इसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ घाघरा के बाद धीरे धीरे जो बाबर थे वो ईल होने लगे, ठीक है। और एंग्शियस अबाउट द सिचुएशन इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में भी वो जो काबुल की एरिया उन्होंने अख्तियार करके रखा हुआ था, उस वहाँ पे उनका पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और उनकी वहाँ पे तो काबुल में तो वो पहले रूल कर रहे थे ना, तो सेंट्रल एशिया में कहीं ना कहीं उनके मन में था कि वो एरिया किस तरह से, वो इंडिया में तो 4 साल रह गए, लेकिन वहाँ पे उनका मन था कि किस तरह की चीज़ें हो रही है, सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो सेंट्रल एशिया के बारे में सोचते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अफगान के साथ एक एग्रीमेंट बना लिया और एक नुसरत के साथ पीस ट्रीटी बनवा लिया, और धीरे धीरे उन्होंने आगरा को रिटर्न कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, काबुल को रिटर्न करने की सोचा, और जब वो काबुल को रिटर्न कर रहे थे, लाहौर के पास उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से बाबर की डेथ होती है। तो उसके बाद उनके बेटे जो आते हैं हुमायूं, वो राजभार संभालते हैं, आगे देखेंगे। हम आप पढ़ेंगे कि बाबर इंडिया में जो आए, इंडिया में इतनी सारी चीज़ें एडवेंट किया, अनेक्स किया, इतनी सारी चीज़ें बैटल किया, तो क्या चैलेंज उन्होंने फेस किया। तो पहले तो बात यह है, मैनी ऑफ हिज बेक्स, बाबर की बहुत सारे नोवेल्स जिनको बेक्स कहा जाता है, वो इंडिया में इतने लॉन्ग कैंपेन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि वो बहुत होम सिक थे। और किंग्समैन इंडिया के जो सेंट्रल थे लॉन्ग फॉर द किंग्समैन, वो जो एरिया में वो नोबेल ना वो एक एक एरिया में रूल करते होते हैं ना, एक एक एरिया उनके अंडर में होती थी, वो अपने एरिया में जो रूल करते थे उस एरिया को वो कहीं ना कहीं मिस करते थे। और सेंट्रल एशिया की जो कूल क्लाइमेट होती है वह वो भी उनकी कहीं ना कहीं वो उसकी आदत उनकी बन चुकी थी। और इन दिस स्ट्रेंज एंड हॉस्टाइल लैंड, वो यहाँ पे जो स्ट्रेंज और इतना इतना लैंड, हमारे इंडिया क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में बहुत सारे पहाड़ होते हैं और हिमालय वगैरह, इतना बहुत ठंडा क्लाइमेट, तो ये सारी चीज़ें, और कभी कभी बहुत हॉट वेदर हो जाती है, ये सारी चीज़ें में वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, तो इसी वजह से वो चाहते थे अपने एरिया में जाकर खुशी से रहें, ठीक है। इसी वजह से बहुत सारे नोवेल्स ऐसे थे जो कि पावर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो चाहते थे अपने एरिया में काबुल में जाकर, सेंट्रल एशिया में जाकर वहाँ पे अपना राज करे, अपने घर के आसपास रहे। तो इसी वजह से बाबर ने क्या किया, ये घोषणा कर दिया कि जिसको जाना होता है अपने एरिया में तो वो लोग जा सकते हैं, और जो यहाँ पे रहना चाहे वो रह सकते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे बेग्स, जिसको नोबेल बोला जाता है, छोड़ के बाबर को चले गए थे अपने एरिया में, ठीक है। ये एक सपोर्ट की प्रॉब्लम होती थी उनको। और सेकेंड जो चीज़ ये है कि ही ऑल्सो फेस्ड रिमार्केबल हॉस्टिलिटी फ्रॉम द कॉमन सिटीजनरी who had bitter memories of genocide of Timur. Moreover, he had to continuously wage battles to lay foundation of his nascent kingdom. तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, सिटीजन्स थे, जो कि तैमूर के टाइम पे जो जेनोसाइड हुआ था, जो इतने सारे लोगों को मारा गया था, वो सब बिटर मेमोरीज के साथ वो झेल रहे थे। तो इसी वजह से ना बाबर जो बाबर थे, बाबर को क्या करना पड़ा था, कंटिन्यूअसली बैटल करना पड़ा था, एक अच्छा खासा नेसेंट किंगडम बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए उनको ना कंटिन्यूअसली बैटल करना पड़ा था। देखिए 4 साल वो राज किए इंडिया में,
और 4 साल में 4 बैटल उनको मतलब 4 बैटल का फेस करना पड़ा। तो ये थोड़ा चैलेंजेस था बाबर को इंडिया में। अब हम देखेंगे कि बाबर को इंडिया में आने के बाद क्या-क्या सिग्निफिकेंस था। इंडिया जो एडवेंट किए उन्होंने सिग्निफिकेंस क्या था इंडिया में? पहली तो बात ये है सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। तो ये एक चीज़ था क्या, जो आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ खुसन एम्पायर जो नॉर्थ ईस्ट में था खुसन एम्पायर, उसके बाद काबुल एंड कांधार जो कि नॉर्थ इंडिया में इंडिया के एक इंटीग्रल पार्ट बन गए थे। खुसन एम्पायर वहीं पे राज कर रहे थे ना, वो कहीं न कहीं हिंदू सिखिज़्म हिंदू ये सब रिलीजन से बिलॉन्ग करते थे। तो उसके पतन होने के बाद काबुल, कांधार ये नॉर्थ इंडिया के पार्ट हो गए थे। दीज़ एरियाज़ वेर ऑलवेज एक्टेड एज़ अ स्टैग्निंग प्लेस फॉर एन इन्वेजन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर घुसने के लिए नॉर्थ में तो कोई जगह नहीं थी क्योंकि नॉर्थ में बहुत बड़ी हिमालय थी, उसको पार करके आना डिफ़िकल्ट था। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया एक ही मात्र एरिया था जिसके अंदर इन्वेजन किया जा सके, ठीक है? क्योंकि वेस्टर्न तो एकदम ओशन था ना, वहाँ पे आने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता क्योंकि नावल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो इसी वजह से उन्होंने इस एरिया जो था नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, ये एरिया थोड़ा स्टैगिंग होता है ये अंदर आने के लिए। तो इसी वजह से बाबर वहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे, तो इसके वजह से क्या हो रहा था, बाहर से जो एक्सटर्नल इन्वाजन डिफरेंट रूलर की, वो थोड़ा मतलब चेक हो गया था, लिमिट हो गया था। तो इसी वजह से 200 साल तक, जो 200 साल मुगल एम्पायर राज किए यहाँ पे इंडिया में, तो इसके वजह से उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बनी रही, इसके वजह से बाहर से कोई भी एक्सटर्नल इन्वाजन अंदर आने के लिए डर रही थी। तो ये पहली बात था। सेकंड सिग्निफिकेंस यह था ट्रेड एंड कॉमर्स। काबुल और कांधार को कंट्रोल करने के बाद इंडिया की फॉरेन ट्रेड विथ चाइना, मेडिटेरियन सी पोर्ट्स इन द वेस्ट ये मुगल साम्राज्य आने के बाद वेस्टर्न पोर्ट्स में उनकी अख्तियार धीरे-धीरे बढ़ने लगी। तो वेस्टर्न पोर्ट हमारा एकमात्र पोर्ट था जहाँ पे बहुत अच्छा खासा वेस्टर्न ट्रेडिंग हो रही थी मेडिटेरियन सी के अंदर। तो ये भी कहीं न कहीं बढ़ने लगी। और हमारे जो इंडिया टुक ए ग्रेटर शेयर इन द ग्रेट ट्रांस एशियन ट्रेड में भी इंडिया बहुत ही अच्छी खासी इनकम कर रही थी। फिर पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन ये कैसे हुआ, बाबर स्माश द पावर ऑफ लोधीज एंड राजपूत कॉन्फेडरेसी। सो लोधी को तो स्माश किया और उसके बाद राजपूत वालों जितने थे वो भी स्माश कहीं ना कहीं हो गए। तो जिसके वजह से ऑल इंडिया एम्पायर में एक तरह की रूल बनना शुरू हो गई, ठीक है। पूरे इंडिया में एक तरह की मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गई और डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिपेंडेंट रूलर थे वो थोड़ा कम होने लगे, ठीक है। इसके वजह से हमारा पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन होना शुरू हो गया। फिर मिलिट्री स्ट्रैटेजी एंड मॉडर्न वेलफेयर टेक्नोलॉजी, आपने देखा कि बाबर ने बहुत ही मॉडर्न न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए थे इंडिया में, जिसके वजह से और स्किल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कावेलरी आर्टिलरी इसका इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। रैपिड पॉपुलराइजेशन ऑफ गन पाउडर एंड आर्टिलरी, इस सब के वजह से कहीं ना कहीं हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग बनने लगी। उसके बाद सेकुलर स्टेट इन मिडिवल इंडिया। सेकुलर स्टेट की फाउंडेशन कैसे हुई, ही रीएस्टेब्लिश द क्राउन व्हिच हैड बीन एरोडेड सिंस द डेथ ऑफ फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक एकमात्र मतलब लास्ट रूलर थे जो बहुत ही स्ट्रांग थे और उसके बाद जो भी आए बहादुर लोधी, इब्राहिम लोधी और उनके बेटे जो भी सारे आए वो इतना स्ट्रांग नहीं थे। तो जिसलिए वो एक डिफरेंट क्राउन को एस्टेब्लिश किए, एक स्ट्रॉन्ग क्राउन को एस्टेब्लिश किया, वो तो एक बात है। और एक बात ये कि सेकुलर स्टेट, बाबर ने हर एक रिलीजन को वो पर्शियन कल्चर को बहुत ज्ञानी थे और वो एक लर्निंग मैन थे। तो इसी वजह से वो डिफरेंट कल्चर को भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करते थे, टॉलरेंट थे। तो जिस वजह से वो हर एक धर्म को सही रिस्पेक्ट देते थे। तो एक सेकुलर स्टेट की फाउंडेशन हुई हमारी इंडिया में। फिर कल्चर जो है वो एक डीपली लर्न्ड मैन थे पर्शियन एंड अरबिक कल्चर में, अरबिक लैंग्वेज में और तुर्किश लैंग्वेज में भी वो एक फेमस राइटर थे, ठीक है। तुर्किश और पर्शियन सेम ही है, ठीक है। पर्शियन जो तुर्किश जो है वो पर्शियन लिटरेचर ही फॉलो करते हैं। उनके जो फेमस वर्क था तुजुक आई बाबरी, जिनमें बाबर का एकदम बायोग्राफी सब कुछ यहाँ पे मेंशन हुआ है। मसना भी वो भी कहीं ना कहीं एक फेमस वर्क उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने बहुत सारे फॉर्मल गार्डन्स और विथ रनिंग वाटर ये सारी चीज़ों को भी इंट्रोडक्शन किया था इंडिया में। जिसके बाद
धीरे धीरे ये सब गार्डन हमारे इंडिया में बिल्डअप होना शुरू हो गया। उनसे सबसे फेमस है रामबाग गार्डन, जो कि आगरा में है, उस टाइम का सबसे फेमस गार्डन था। और उन्होंने न्यू कंसेप्ट ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, जो कि है स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन। क्राउन की स्ट्रेंथ और प्रेस्टीज किस तरह की होनी चाहिए, एक नई एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने शुरुआत की। एब्सेंस ऑफ रिलीजियस एंड सेक्टरियन बाइगोट्री, जो एक रिलीजियस को इम्पोर्टेंस दे और एक मतलब बहुत सारे ऐसे रूलर्स होते हैं, वो अगर एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, दूसरे रिलीजन को वो नीचे की भावना से देखते हैं, लेकिन वो टॉलरेंट थे, हर एक रिलीजन को सेम भाव से देखते थे। वो ही उनका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। और केयरफुल फॉस्टरिंग ऑफ कल्चर एंड द फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट और कल्चर को भी वो केयरफुली फॉस्टर कर रहे थे। ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडिया पे। दिस प्रोवाइड ए प्रेसिडेंट एंड ए डायरेक्शन फॉर ही सक्सेसर। जितने सारे सक्सेसर आए उसके बाद, जैसे कि आग हो गया उनका बेटा हुमायूं, फिर अकबर, फिर शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये जो चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने साथ आगे लेकर गए। ठीक है, तो बाबर की सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी लाइफ कैसे एंड हुई, ये हमारा फाइनल स्लाइड है। बाबर 1530 में अनवेल हो गए, जो इल हो गए थे बैटल ऑफ घाघरा के बाद। तो उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने मुगल कोर्ट में तो बाबर के डेथ के बाद कौन बनेंगे नेक्स्ट सक्सेसर, तो इसी वजह से उनके बहुत सारे बेटे थे, उनके जो एल्डेस्ट सन थे हुमायूं, उनको प्लॉट करने की कोशिश की। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, हुमायूं ने आगरा को रस्ट किया टू डिफेंड हिज क्लेम टू द थ्रोन, बट हिज सन बिकेम सिवियरली इल। तो ऐसा एक स्टोरी माना जाता है कि बाबर इल हो गए थे, तो इसी वक्त हुमायूं बहुत इल थे जब उनको 23-24 एज हुआ था। तो उन्होंने बाबर ने काफ़ी बार भगवान से प्रे किया कि उनके बेटे की इल अपने पास आ जाए और हुमायूं एकदम ठीक हो जाए, क्योंकि उनके जो 4-5 बेटे थे, क्या होता था तैमूर में एक तैमूरिड एम्पायर में ना, तैमूर डिनेस्टी में एक कल्चर चली आ रही थी, एक ट्रेडिशन चली आ रही थी कि जितने सारे बेटे होते हैं उनका जितना एम्पायर होते हैं हर एक बेटे में डिवाइड होता है। तो बाबर ये चीज़ों को कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे। वो चाहते थे उनके जो नासेंट किंगडम है, इतने फ्लोरिस्ट इन्फेंट किंगडम है, अभी अभी उन्होंने किंगडम शुरू किया मुगल एम्पायर, वो अगर डिवाइड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एक डिवास्टेटिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा इंडिया में, और वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे अपने किंगडम फ्लोरिश हो, बहुत अच्छी तरह से भी वो एक अच्छी खासी किंगडम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी वजह से वो मुगल एम्पायर को अपने बड़े बेटे हुमायूं के अंडर देना चाहते थे। तो इसी वजह से उन्होंने हुमायूं को बुलाया और भगवान को भी प्रे किया कि उनकी इलनेस बाबर के पास चले आए। तो कहीं ना कहीं वो हुआ, एक वक्त के बाद बाबर भी इल हो गए, तो वो अपने सब कुछ हुमायूं को सौंप दिया। तो हुमायूं उसके बाद थ्रोन को असेंड किया। बाबर 47 में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद हुमायूं इनहेरिटेड हो गए एम्पायर के लिए। हुमायूं लाइक हिज फादर वुड फॉल फ्रॉम पावर एंड बी थ्रोन इनटू एक्साइल, only to return and lay his claim to India. By the end of his life, he had established and enlarged the empire, which would reach its pinnacle under his son Akbar. तो उसके बाद हुमायूं का एक कुछ साल तक कोशिश किए एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए, एम्पायर के लिए काम करने के लिए। तो उनकी जो ड्रीम थी, उनकी ड्रीम को कहीं ना कहीं अकबर बहुत आगे तक लेकर गए, पिनाकिल मतलब बहुत ऊंचा तक लेकर गए। ठीक है, ये हो गया बाबर के बारे में। हम इसके बाद पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अगर कुछ भूल हुआ, अगर कुछ आप लोगों को भी चाहिए कि एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है या फिर कुछ भूल होता है, आप अगर रेक्टिफाई करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।